हेपेटाइटिस एक्चुअल में जो है वो है क्या? मैडम, हेपेटाइटिस का मतलब है लिवर में स्वेलिंग। जी। लिवर की सूजने का नंबर 1 कारण वो शराब है। उसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस, जिनकी आपने अभी बात की, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, जिनके बारे में हम और विस्तार से भी बात करेंगे। लिवर की सूजने का तीसरा बड़ा कारण है मोटापा। अंदर ही अंदर से लिवर को खोखला करना शुरू कर देता है और इसके लक्षण तब आते हैं जब मरीज का 70 से 80% लिवर खराब हो जाए। ये आजकल जो बारिश का मौसम चल रहा है इसमें ये बहुत ज्यादा फैलती है। हेपेटाइटिस ए, ई, बी, सी के कारणों के बारे में जानें। उसको हमें थोड़ा भी डाउट है तो उसको टेस्ट करवाएं और अगर है तो उसको ट्रीट करें। तो लगभग 5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, 5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस बी। परिवार में अगर किसी को भी हेपेटाइटिस बी या सी है जी, तो उस परिवार के सारे मेंबर अपना टेस्ट करवाएं। टेस्ट होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका लिवर ठीक है। तो मान लीजिए किसी भी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी या सी है, तो अगर वो अपना खून किसी को डोनेट करता है तो उसको हो जाएगा जिसको डोनेट किया। तो एक्चुअल में खतरनाक तो है ही है फिर ये। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसलिए इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। आज की डेट की जो हमारी यंग जनरेशन है उसमें फैटी लिवर डिजीज, बच्चे इतने इतने मोटे हो रहे हैं। अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस भी यंगस्टर्स में ज्यादा होती हैं, तो वो भी वहीं पे सबसे ज्यादा होता है। मैं यही दर्शकों को कहना चाहूंगा कि लिवर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है एंड हमारा लिवर खराब ना हो उसके लिए जो भी हमें प्रयास करने हैं, जो हमने अभी बातें की, उनकी हमें पालना करनी चाहिए। हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं तंदुरुस्ताए नम्हा के साथ और मैं हूं कपिला। हेपेटाइटिस ये एक कंडीशन है जिसका असर आपके लीवर पर पड़ता है। वहीं आपने हेपेटाइटिस का नाम बहुत बार सुना होगा, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी वगैरह वगैरह, पर ये होता क्या है शायद आपको मालूम ना हो। तो चलिए आज इसी के बारे में अच्छे से जानते हैं और इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जालंधर के पीजीआई हॉस्पिटल के डॉक्टर अमित सिंघल, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस की, और 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी मनाया जाता है, तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि हेपेटाइटिस एक्चुअल में जो है वो है क्या? मैडम, हेपेटाइटिस का मतलब है लिवर में स्वेलिंग। जी। जब लिवर किसी भी कारण से सूज जाता है तो उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। जी। अब लिवर के सूजने के कई सारे कारण हो सकते हैं। अगर हम पंजाब की बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो लिवर की सूजने का नंबर 1 कारण वो शराब है, अल्कोहल है। जी। उसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस, जिनकी आपने अभी बात की, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, जिनके बारे में हम और विस्तार से भी बात करेंगे, जिसको हम वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। ये एक वायरस इन्फेक्शन है, जैसा कि कोरोना एक वायरस था, अभी हमने बहुत झेला इसको अभी आने वाले समय में। उसी तरह ये वायरसेस हैं जो कि लिवर को इफेक्ट करते हैं और लिवर में सूजन करते हैं। बिल्कुल। लिवर की सूजने का तीसरा बड़ा कारण है मोटापा, जिसको कि फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं, बढ़ भी रहा है, और वो डे बाय डे बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो वो भी एक हेपेटाइटिस है। जी। कुछ दवाइयां, चाहे वो अंग्रेजी हैं, आयुर्वेदिक हैं, देसी हैं, कुछ है जी, जो ओवर द काउंटर पेशेंट्स हम यूज करते हैं, वो भी एक कारण है लिवर के सूजने का। और भी कई सारे, अगर मैं लिस्ट करने लगूं तो बहुत लंबी लिस्ट है, पर ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिनसे कि लिवर सूज जाता है। और जब भी लिवर सूजता है तो उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। पर जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जिसकी आपने बात की मनाया जाता है 28 जुलाई को, उसका मनाने का वर्ल्ड ओवर मेन रीजन है कि वायरल हेपेटाइटिस के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। मतलब लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि है क्या, ये क्या चीज है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसका अर्ली इलाज कैसे हो सकता है, उसके बारे में अवेयरनेस पैदा हो, उसका मेन रीजन है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे को मनाना। बिल्कुल। हमें पता भी होता है कि रीजंस क्या हैं, लेकिन फिर भी हम अवेयर नहीं होते हैं उन चीज को लेके। जी, ये तो बात आपने हेपेटाइटिस की बताई, लेकिन अगर हम इसके टाइप्स की या प्रकार की बात करें तो कितनी तरह के होते हैं? जो वायरल हेपेटाइटिस है, ए, जी, बी, सी, ई, ये 4 मेन टाइप्स हैं जो हमें परेशान करती हैं। कहने को डी भी होता है, बट वो बहुत ही रेयर है, तो उसके बारे में हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। जो मेन 4 टाइप्स हैं, ए, बी, सी और ई,
मतलब ये ज्यादा खतरनाक भी है? खतरनाक तो मैडम ऐसा नहीं है कि खतरनाक है, अगर टाइमली पता लगे और टाइमली इलाज हो तो इनमें से कोई भी खतरनाक नहीं है। बिल्कुल। विज़ाविज़ अगर हम उसको टाइमली नहीं ढूंढें और उसका टाइमली इलाज नहीं करें तो सभी खतरनाक हो सकती हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में मैं अगर बात करूं, एक ग्रुप है हेपेटाइटिस ए और ई का, ये एक तरह के वायरसेस हैं। हेपेटाइटिस बी और सी ये अलग एक तरह के वायरसेस हैं। हम दो क्लासेस में इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस ए और ई फूड और वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है जी। इसका ये आजकल जो बारिश का मौसम चल रहा है इसमें ये बहुत ज्यादा फैलती है, क्योंकि पानी गंदा होता है, पानी की गंदगी पानी जो बारिश का पानी है वो पीने के पानी में मिल जाता है, चीजें बड़ी जल्दी खराब होती हैं हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट में। तो ये आजकल का सीजन है हेपेटाइटिस ए और ई का। इसकी वजह से लोगों को जॉन्डिस होता है, जो कि आमतौर पे हम कहते हैं कि पीलिया फैल गया जी उसमें, और ये एक जल्दी ठीक हो जाता है। इसको ठीक होने में 1 से 2 महीने लगते हैं। अगर एडिक्वेटली इसकी इलाज करवाया जाए तो 1-2 महीने में ठीक भी हो जाता है, पर ये बड़ी तेजी से फैलता है। कॉलोनीज में एक एपिडेमिक की तरह आता है कि एक घर में 2 लोग 3 लोग हर सारे मोहल्ले में फैल गया। जो हेपेटाइटिस बी और सी है वो पानी या फूड से नहीं होता, वो फैलता है ब्लड से। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, अगर उसका ब्लड किसी और के खून के साथ मिक्स होता है, जैसे कि HIV एड्स फैलता है सुई से, इंजेक्शन से, ब्लेड से, खून चढ़ाने से, मां से बच्चे में, अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस से हेपेटाइटिस बी एंड सी उस तरह से फैलते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि बी और सी जो है वो एक आम इंसान को हो गया है, उसको कैसे पता चलेगा? जी, तो मैंने जैसे बताया कि हेपेटाइटिस ए और ई का तुरंत लक्षण आ जाते हैं जी। उनमें लिवर एकदम से सूज जाता है और पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है, और वो जैसे आता जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से ठीक भी होता है, 1-2 महीने में ठीक हो जाते हैं। जो हेपेटाइटिस बी और सी हैं उनमें तुरंत लक्षण नहीं आते। इनमें ये इनको मैं अपने पेशेंट्स को समझाने के लिए कई बार कहता हूं कि ये टर्माइट जैसी प्रॉब्लम है जी, कि जैसे घुन लग जाती है, टर्माइट्स लग जाता है, ये अंदर ही अंदर से लिवर को खोखला करना शुरू कर देता है। और इसके लक्षण तब आते हैं जब मरीज का 70 से 80% लिवर खराब हो जाए। तो लक्षण क्या है इसके, कैसे पता चल पाएगा हमें? तो शुरुआती स्टेज में पता लग ही नहीं सकता, मतलब अंदर ही अंदर चीज हो रही है, फैल रही है, पता नहीं लगेगा। पता लगेगा सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग करने से। अगर हम टेस्ट करवाएंगे तो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि जी हमने वीजा के लिए टेस्ट करवाया, मेडिकल करवाया तो पॉजिटिव आ गया, हम खून देने गए थे वहां हमने चेक करवाया तो पॉजिटिव आ गया। प्रेग्नेंट लेडीज में जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनके टेस्टिंग की जाती है तो उसमें पॉजिटिव आ गया। वो किसी और सर्जरी को करवाने गए थे, अपना गाल ब्लैडर निकलवाने गए थे, अपना यूट्रस निकलवाने गए थे, या कोई और उनको इन्फेक्शन हुई थी, बीमारी हुई थी, उसमें डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टरों ने एज अ पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी चेक करवा लिया तो पॉजिटिव आ गया। जबकि वो कहते जी हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। तो हम भी उनको यही समझाते हैं कि अभी आपको कोई तकलीफ नहीं है और होगी भी नहीं, आने वाले 2, 4, 5 साल भी नहीं होगी, पर उसके बाद जब होगी तब होगी जब लिवर 70-80% खराब हो चुका है। उस वक्त फिर हम इसका कोई इलाज नहीं कर पाएंगे। लाइक ए और ई में तो हमें पता लग गया है, तुरंत पता लग जाता है, हमें वो पीलिया हो रहा है ना, एक तरीके से कि चेकअप भी हो जाता है कि नेल्स पीले हो रहे हैं, आईज पीली हो रही है, वो तो पता चलता है। लेकिन जो आप कह रहे हो कि बी और सी जो है, जब हमारे पास पेशेंट इस तरह के आते हैं अलग अलग चेकअप को करवाने के लिए, तब पता चलता है। तो एक्चुअल में खतरनाक तो है ही है फिर ये। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसलिए इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। ओके, कि ये अंदर अंदर से मरीज को खत्म करते हैं, लिवर को खत्म कर देते हैं और इस पेशेंट को पता भी नहीं लगता। बिल्कुल, कोई तकलीफ ही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है। तो इसको जल्दी पता करने का तरीका यही है कि हम इसके होने के कारणों को समझें। परिवार में अगर किसी को भी हेपेटाइटिस बी या सी है जी, तो उस परिवार के सारे मेंबर अपना टेस्ट करवाएं ताकि हमें पता लगे कि और किसी को तो नहीं है। और जिसको पता लग गया कि मुझे हेपेटाइटिस बी और सी है, वो जल्दी से जल्दी आके अपना इलाज करवाए ताकि उसका लिवर का फर्दर डैमेज रुक सके। वो उन कारणों को समझे जिससे कि ये फैलते हैं और वो कोशिश करे कि उससे किसी और मरीज को ना हो।
तो इसके प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, इनके जो कारण हैं वो सभी जो आपने 4 बताए हैं सेम है क्या कारण? नहीं, ए और ई का जी फूड वाटर बॉर्न है। हाँ। हमने बात किया कि वो खाने गंदे पानी से या खाने से होगा। जो बी और सी है वो ब्लड से होगा, ब्लड से है, बिल्कुल कंटेमिनेटेड ब्लड। तो मान लीजिए किसी भी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी या सी है, तो अगर वो अपना खून किसी को डोनेट करता है तो उसको हो जाएगा, जिसको डोनेट किया। मतलब उसका तुरंत असर है? हाँ, इन्फेक्शन हो जाएगी उसको, जिसको डोनेट किया उसको पता कुछ नहीं लगेगा, जैसे हमने बात किया। बिल्कुल, वायरस अंदर चला गया, उसने अपना काम शुरू कर दिया लीवर को डैमेज करने का, वो धीरे धीरे अंदर खत्म करता रहेगा। अगर वो उसका लगा हुआ कोई ब्लेड, कोई सुई इंजेक्शन वाली नीडल, वो किसी और के लगा दिया जाए जिसपे उसका ब्लड लगा हुआ है, तो वो जो सुई पे या ब्लेड पे जो ब्लड लगा हुआ था वो दूसरे आदमी के खून में चला गया, तो उसको हो जाएगा जी। अगर वो अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो उनके पार्टनर को हेपेटाइटिस बी या सी हो जाएगा। अगर माँ किसी को हेपेटाइटिस बी या सी है जब उसके पेट में बच्चा है, तो जब वो डिलीवरी होगी तो उस बच्चे को हो जाएगा। ओके। क्योंकि माँ और बच्चे का जो ब्लड है वो मिक्स होगा। तो बिल्कुल। तो कहने का भाव ये है कि बीमारी वाले मरीज का खून एक स्वस्थ बंदे के खून से मिलना चाहिए, तभी ये इन्फेक्शन हो सकती है। जो लोगों में आम धारणा होती है कि किसी को हेपेटाइटिस बी और सी पता लग गया तो इसका तो हमें जूठा नहीं खाना, इसके साथ नहीं बैठना, इसके कपड़े नहीं यूज करने, बन जाता है, मतलब जी मिथ बन जाता है, उसको अछूत जैसा समझना शुरू कर देते हैं। तो वो नहीं है, इन चीजों से फैलता ही नहीं है। इवन हग करने से, किस करने से, थूक से भी नहीं फैलता है, ब्लड से ब्लड होगा। कपल में जैसे लोग कहते हैं कि एक कपल में किसी एक को है ना, तो देन वो सेक्सुअली इंटीमेट हुए तो उसमें फैल जाएगा, बट ऐसा है? बिल्कुल है, मतलब ये चीज है जी। तो सेक्सुअल प्रैक्टिस से भी फैलेगा। ओके, मतलब बी और सी जो है वो हस्बैंड से वाइफ में, वाइफ से हस्बैंड में, या आपके सेक्सुअल पार्टनर्स में हो सकते हैं। मतलब किसी एक को भी अगर है तो दूसरे को हो सकता है जी। तो मतलब उसमें प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। फिर इलाज करवाएं, जब तक इलाज नहीं होता तब तक वो जो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, कॉन्डम्स, उनको यूज कर सकते हैं, ताकि जो है उनका कोई भी सिक्रीशंस, ब्लड जो है दूसरे पार्टनर को टच ना हो। बिल्कुल। और एक जो आप कह रहे हो, जो अल्कोहल बहुत ज्यादा कंजप्शन है जिसका, तो वो किस हेपेटाइटिस को ज्यादा इफेक्ट करता है? देखिए, ये वैसी बात है कि अगर किसी चीज को खराब करने के लिए 2 कारण इकट्ठे हो जाएं जी, तो डैमेज ज्यादा होगा। तो अल्कोहल अपने आप में एक लिवर डैमेज करती है, हेपेटाइटिस बी और सी भी लिवर को डैमेज करता है, ए और ई भी डैमेज करता है। तो अगर किसी मरीज को चाहे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई कोई भी है और साथ में वो अल्कोहल की कंजप्शन कर रहा है, तो उसको लिवर के डैमेज होने की स्पीड बढ़ जाएगी। बिल्कुल। पर क्योंकि हेपेटाइटिस ए और ई लिमिटेड पीरियड के लिए है, उस वक्त पेशेंट को सिम्टम्स भी हैं, पेशेंट को पता है कि मुझे जॉन्डिस है, मुझे शराब नहीं पीनी, तो अक्सर लोग शराब नहीं पीते हैं उस दौरान जबकि उनको हेपेटाइटिस ए और ई हो रखा है। बिल्कुल। हेपेटाइटिस बी और सी में मरीजों को पता ही नहीं है, उनको लक्षण ही नहीं है, और शराब पीना एक सोशली एक्सेप्टेबल नॉर्म बन गया है, वो शराब पीते रहते हैं चाहे कम या ज्यादा मात्रा में, और हेपेटाइटिस बी होने की वजह से उनका लिवर साथ साथ में डैमेज की स्पीड बढ़ जाती है। बिल्कुल। पंजाब की बात करें तो बहुत ज्यादा मात्रा में लोग जो हैं, हम पंजाबियों की, वो अल्कोहल लेते ही लेते हैं, डेली का ही है जी। तो ऐसे मतलब नंबर ऑफ परसेंटेज की बात करें तो कितने पेशेंट्स हैं, अगर आपके भी हॉस्पिटल में बात करें तो कितने पेशेंट्स ऐसे आते हैं हेपेटाइटिस बी और सी के? जी देखिए, हेपेटाइटिस बी और सी के बहुत सारे सर्वेज हुए हैं इंडिया में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में जी। तो भारतवर्ष की मैं अगर बात करूं तो लगभग 5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, 5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस बी। ओह माय गॉड, 5%, दैट्स अ ह्यूज नंबर। तो अगर हम 100 करोड़ की भी बात करें तो हम तो 130 करोड़ हैं, तो भी हमारा जो है 50 लाख हो गया, और 130 करोड़ में से 65 करोड़ हो गए। और इसमें अगर हम एज की बात करें, कौन सा एज ग्रुप है जी? और हेपेटाइटिस सी की अगर बात करूं तो वो 1% है, वो बहुत कम है, कंपैरेटिवली कम है। कंपैरेटिवली तो हाँ, कंपैरेटिवली वो 5% है वहां पर पंजाब में उल्टा है। अच्छा, पंजाब में हेपेटाइटिस सी 4 to 5% है, और जो हेपेटाइटिस बी है वो 1% है। ऐसा क्यों है हमें नहीं पता, पर है ऐसा। मतलब इस पे कोई अभी तक स्टडी इस तरह की स्टडी हुई है, लोगों ने बहुत स्टडी करने की कोशिश की,
पर ऐसा क्यों है कि सारे इंडिया में बी ज्यादा है और सी कम है और पंजाब में सी ज्यादा है और बी कम है? इसका रीजन नहीं ढूंढ पाए हैं। बिल्कुल। पर ऐसा है। एज ग्रुप एम जो, क्योंकि ये ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है, तो ये यंग पेशेंट, यंग जनरेशन में, यंग एज में होने की संभावना सबसे ज्यादा है। क्योंकि आईवी ड्रग अब्यूज भी पंजाब में काफी ज्यादा है। बिल्कुल। नशे जो इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं, तो उससे यंगस्टर्स को ये बड़ी जल्दी होता है। अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस भी यंगस्टर्स में ज्यादा होती हैं, तो वो भी वहीं पे सबसे ज्यादा होता है। मदर टू चाइल्ड जो ट्रांसमिशन होनी है, तो उसकी वजह से बच्चों में भी होता है। पर जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज गवर्नमेंट ला रही है कि हर प्रेग्नेंट लेडी का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेपेटाइटिस बी और सी चेक किया जाता है, और अगर वो पॉजिटिव है तो उसको बच्चे को ट्रांसमिशन ना हो उसके लिए कोशिश की जाती है, तो उससे माँ से बच्चे में होने की चांसेस काफी कम हो गए हैं। अगर माँ से बच्चे में होता है तो क्या बच्चे में ज्यादा खतरा रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चे को तुरंत, देखिए मैंने आपको बताया कि इन दोनों ही बीमारियों में तुरंत खतरा कुछ भी नहीं है। आज इन्फेक्शन हुई तो 15-15 साल, 20-20 साल भी कई बार कुछ नहीं होता। एवरेज ड्यूरेशन जितने, अगर आज इन्फेक्शन हुई तो लिवर खराब होने में कम से कम 10 से 15 साल लग जाते हैं जी। ऐसा नहीं है कि तुरंत प्रॉब्लम आती है। पर अगर बच्चे में इन्फेक्शन हुई है तो 15 साल बाद भी तो 15 साल का ही तो होगा। सही बात, ठीक है। 20 साल बाद भी तो 20 साल का ही तो होगा, तो वो भी बहुत एक यंग एज है। बिल्कुल है। तो हमारे पास बच्चे आते हैं 15 साल के जिसका कि लिवर डैमेज हो रखा है। जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता लगा माँ भी पॉजिटिव थी, तो यानी कि उसको इन्फेक्शन जन्म के समय मिली, तभी सही है, जब से है। अगर उस वक्त पता लग गया होता, उस वक्त इलाज हो गया होता, तो आज उसका लिवर डैमेज नहीं होता। बिल्कुल। तो इसलिए बच्चों में खतरनाक ज्यादा है, क्योंकि उनके पास दे हैव अ लॉन्गर लाइफ टू लिव। पहले तो अवेयरनेस भी तो नहीं थी ना, अब तो अवेयरनेस के लिए काफी अवेयरनेस बढ़ रही है, पर अभी भी मैं कहूं कि 100% ऐसा नहीं है। लोग अभी भी टेस्ट नहीं करवाते। हम लोगों को कहते हैं कि सारी फैमिली का टेस्ट करवाओ, 10% लोग भी नहीं करवाते। प्रेग्नेंट लेडीज जिनको पता लग जाता है कि हम पॉजिटिव हैं, बच्चे को बचाने के लिए प्रयास कर लिया जाता है। आफ्टर डिलीवरी वो माँ अपना फिर इलाज नहीं करवाती, अगली डिलीवरी में वो फिर पॉजिटिव है, फिर वो काम चल रहा है जी। मतलब पता तो है लेकिन उसको हम इग्नोर कर देते हैं। हाँ, तो कुछ कईयों को पता नहीं है और कईयों को पता होने के बाद भी इग्नोर कर रहे हैं। कर देते हैं। बिल्कुल है, ये चीजें तो है ही है। कहते हैं कि लिवर कैंसर जब बन जाता है तो उसके क्या मतलब रीजंस रहते हैं कि वो कैंसर के रूप में पनप गया है पूरी तरह? लिवर जो है ऐसे अंदर ही अंदर से खराब होता रहता है। तो हेपेटाइटिस के बाद एक अगली स्टेज आती है लिवर सिरोसिस जी। लिवर सिरोसिस हम तब कहते हैं कि जब लिवर सिग्निफिकेंटली 50-60% से भी ज्यादा डैमेज हो जाता है और उसका वापस ठीक होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जी। उस स्टेज पे जाके भी अगर मरीज का एडिक्वेट इलाज ना किया जाए तो उसमें कुछ % लोग लिवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, मतलब सिरोसिस की पहली स्टेज है, देन वो कैंसर आता है। तो पहले इन्फेक्शन, फिर हेपेटाइटिस जिसमें कि सूजन आ गई, सूजन के बाद लिवर डैमेज हो गया, सिरोसिस, और सिरोसिस से लास्ट स्टेज आ गई कैंसर। बिल्कुल। मेरे को माइंड में ये चीज आ रही है, जब लिवर में सूजन आ जाती है तो हम जब कुछ भी डाइट लेते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, तो वो हजम नहीं होता कई बारी। तो क्या ये भी रीजन होता है फिर कि इस वजह से, सूजन की वजह से हजम नहीं हो रहा है? देखिए ऐसा है कि जो तो हेपेटाइटिस ए और ई में सूजन आती है, जो मैंने आपको बताया कि एकदम से भयानक आती है, सारा लिवर एकदम से सूज जाता है, लिवर की फंक्शनिंग डाउन हो जाती है, जॉन्डिस हो जाता है और खाने पीने में दिक्कत आती है, थोड़ा मरीज को उल्टी, डाइजेशन में प्रॉब्लम, पचता नहीं है और वो तुरंत डॉक्टर के पास भागता है। हेपेटाइटिस बी और सी में बड़ा स्लो डैमेज होता है और सूजन भी बहुत हल्की सी रहती है। तो उसमें मरीज को कोई लक्षण नहीं होते ऐसे कि खाना हजम नहीं हो रहा या डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है। और लिवर भगवान ने एक ऐसा अंग बनाया है कि जिसकी टॉलरेंस पावर बहुत ज्यादा है। जब तक मैंने आपको बताया कि 70-80% लिवर डैमेज नहीं होता, कोई लक्षण आते ही नहीं, यानी कि हमारा 20% 30% ही लिवर चाहिए हमारे काम करने के लिए और बाकी सारा लिवर हमारा फालतू है, एक्स्ट्रा है। ओके।
तो जब तक वो 70% रिजर्व लीवर खराब हो रहा है, लीवर अपना बढ़िया काम कर रहा है, पेशेंट को कोई सिम्टम भी नहीं है। पर जब हम मतलब अगर एक छोटा सा पार्ट खराब है तो बाकी जो पार्ट है वो तो सही है वो ना? सही है, इसलिए वो काम कर रहा है। पर वो जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो सडनली सिम्टम्स आ जाते हैं, दिखने लगते हैं। पर जब वो दिखते हैं तो पता लगता है तो 70-80% खराब हो गया। तो 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है कि 1% खराब हुआ तो 1% सिम्टम आ गया, 2% खराब हुआ तो 2% सिम्टम आ गया, ऐसा नहीं है। मतलब एक बॉर्डर लाइन है, जब वो क्रॉस हो जाएगी तो उसके बाद ही पता लगेगा, और एकदम से पता लगेगा, और तब वो काफी एडवांस स्टेज हो चुकी होती है। राइट। तो इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो आपकी तरफ से किस तरीके से उसे ठीक किया जाता है? मतलब अलग अलग पेशेंट में अलग अलग ट्रीटमेंट है। सबसे पहला ट्रीटमेंट तो देखिए किसी भी बीमारी में होता है कि उसके कारण को होने से रोका जाए। हमने बात की हेपेटाइटिस ए और ई की कि ये फूड एंड वाटर बोर्न इन्फेक्शन है। तो अगर हम इन दिनों में, जैसे बरसाती मौसम है, अपने पानी को और खाने का ख्याल रखें, पानी को उबाल के पिएं या फिल्टर वाला पिएं, हम स्ट्रीट फूड बाहर का खाना ना खाएं जहां से कि अक्सर इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। हमारा खाना जो है फ्रेश बना के खाएं। घर में भी कई बार सुबह का खाना अगर शाम को खाया जाए तो वो खराब हो जाता है। हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट जो है बैक्टीरिया के ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, तो हम उसको ये इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। और हमने बात की हेपेटाइटिस बी और सी की, कि अगर हम ये समझें कि हेपेटाइटिस बी और सी कैसे होता है, लोग नशा करना छोड़ दें, सिरिंजिस को रीयूज करना छोड़ दें, ब्लड जो है ब्लड बैंक से लेके लगाया जाए, माँ की टेस्टिंग हो, बच्चे को बचाया जाए, अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस अवॉइड की जाएं, तो ये बीमारी होगी ही नहीं। अब सेकंड स्टेज आ गई कि बीमारी हो गई, अब आगे क्या करना है? बिल्कुल। हेपेटाइटिस ए और ई में ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा है कि ये सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर्स हैं, ये 1-2 महीने में ठीक हो जाते हैं। थोड़ी सी दवाई की जरूरत होती है, अच्छी खुराक की जरूरत होती है, थोड़ा सा एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होती है। पर लोग क्या करते हैं कि वो कोई धागा बांध रहा है, कोई ताबीज बांध रहा है, मतलब गलत धारणाएं जो समाज में है। बिल्कुल। कोई झाड़ फूंक करवा रहा है, पीलिया झड़वा रहा है, कोई कान से पीलिया निकलवा रहा है, जो कि ठीक है, तो उस चक्कर में पड़ के जो ठीक होने वाली बीमारी है उसको भी खराब करते हैं और खराब कर लेते हैं। मतलब होता इतना सा है लेकिन वो बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो अगर मैं तो कहता हूं कि अगर वो कुछ ना करें तो भी वो 1-2 महीने में ठीक हो जाए। अगर वो कुछ ना करें, वो सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, शरीर उसको अपने आप ठीक कर लेता है। पर अगर वो डॉक्टर की सलाह लें, अच्छा खुराक लें, अच्छे से खाना खाएं, तो जल्दी ठीक हो जाएगा और जल्दी ठीक हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी और सी में इसका प्रॉपर एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल हैं जी, जिनसे कि हम इनको ठीक कर सकते हैं। हेपेटाइटिस सी में तो गोलियां हैं जो सिर्फ 3 से 6 महीने खानी होती हैं, जिससे कि ये जड़ से खत्म हो जाता है। बिल्कुल। हेपेटाइटिस बी में भी गोलियां हैं जो थोड़ा ज्यादा लंबे टाइम तक, कुछ महीने, कुछ साल, या किसी को सारी उम्र भी खानी पड़ती है, तो उससे ये बीमारी जड़ से नहीं जाती पर कंट्रोल में रहती है, और वो लिवर को फर्दर डैमेज नहीं करती, लिवर सिरोसिस नहीं होता, लिवर कैंसर नहीं होता, वो चीज हम कर सकते हैं, पर वो दवाई खानी पड़ेगी। बिल्कुल। और ये दवाइयां सिविल हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट की तरफ से फ्री अवेलेबल हैं। लोगों को ये लगता है मुझे बुखार हुआ है, मैं मेडिसिन ले लेता हूँ, खा लेता हूँ, लेकिन अगर लिवर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है ना, बहुत सारी, तो लोग नहीं जाते हैं, डर के मारे ही नहीं जाते हैं कि भाई लीवर है, मेरे को कहीं सर्जरी ना करानी पड़ जाए या कोई और दिक्कत ना निकल जाए। वो ये कि बहुत सारे लोग आयुर्वेदा की तरफ या देसी दवाई की तरफ, उसकी तरफ भागते हैं, जबकि एक बहुत अच्छा इलाज और बड़ा सिंपल इलाज जो है वो अवेलेबल है एलोपैथी में। हेपेटाइटिस बी का तो वैक्सीन भी अवेलेबल है। ओके। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है तो हम कहते हैं कि उसके जो बाकी फैमिली मेंबर्स वो अपना वैक्सीन लगवाएं। जैसे आपने अभी बात की कि उनके हस्बैंड या वाइफ जो सेक्सुअल पार्टनर्स हैं उनको होने का रिस्क है जी, तो वैक्सीन लगवा लें, तो उनको वो उनसे हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। वो वैक्सीन आज की डेट में हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट है और हर बच्चे को लग रहा है। अगर बच्चे को वैक्सीनेशन पूरी करी जाती है तो उसमें वो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लग जाता है। बिल्कुल। पर जब 10-15 सालों से, जब से वो हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आया है, उससे बड़े जितने भी लोग हैं उनको नहीं लगा हुआ है। यहाँ आपने वैक्सीनेशन की बात करी है और साथ में आपने जैसे पहले ये बताया था कि बी और सी जो मदर टू बेबी में जाता है
और अगर हम जब बच्चा ग्रो करता है उसको वैक्सीनेशन होती है तो वो वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी वो ग्रो करता रहता है। जी, वैक्सीन सिर्फ उसमें ही काम करेगा जिसको कि हेपेटाइटिस बी और सी अभी नहीं है। ओके, मतलब बीमारी मदर से मिल गया आ गया है उससे कोई काम नहीं करेगा, असर नहीं आएगा। पर अगर हमें पहले ही पता है कि इसकी मदर पॉजिटिव है तो एक अलग तरह का वैक्सीन एट द टाइम ऑफ बर्थ लगता है जी, जिससे कि जो भी वायरस बच्चे के शरीर में अगर आ चुका है वो किल हो जाता है और उसके बाद उसको रूटीन वैक्सीन लगाया जाता है और उससे फिर वो आगे उसको वो बीमारी नहीं होती। बिल्कुल। पर अगर उसको सिर्फ रूटीन वैक्सीन लगाया जाएगा और वो स्पेशल वैक्सीन नहीं लगाया जाएगा विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ, तो फिर वो उसका रूटीन वैक्सीन हो सकता है काम को बिल्कुल नहीं करे और उसको बीमारी हो जाए। एक चीज और आप क्लियर करें कि जैसे कि मदर टू बेबी में आ तो चुका है, अंदर ही बढ़ रहा है, अब जैसे जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है तो क्या उसका अदर बॉडी पार्ट्स में कोई इफेक्ट होता है? जब तक लिवर अपना पूरा डैमेज नहीं होगा तो वो वायरस इटसेल्फ किसी और बॉडी पार्ट को डैमेज नहीं करता। हाँ, एक बार लिवर डैमेज हो गया, 70-80% लिवर सिरोसिस की स्टेज पे हम पहुंच गए जी, तो लिवर खराब होने की वजह से बाकी अंग खराब होने शुरू हो जाते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ वायरस। मतलब उस वायरस से कोई वो ऐसा कुछ भी नहीं। तो एक चीज और कि कब कब एक नॉर्मल इंसान को अपना लिवर का चेकअप करवाना चाहिए? जी, तो अगर हमारे पास हाई रिस्क बिहेवियर्स कहते हैं उसको हम, नंबर 1 हमारी फैमिली में कोई भी लिवर का पेशेंट है, खासकर जिसको वायरल हेपेटाइटिस बी या सी रहा है जी, या किसी को लिवर का कैंसर रहा है या लिवर का सिरोसिस रहा है, तो हमें सारी फैमिली को अपना लिवर का टेस्टिंग करवाना चाहिए। अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री है, खासकर आज से 10-15 साल पहले लिवर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हुए हैं ड्यू टू एनी रीजंस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ या कोई किसी सर्जरी के दौरान हुआ है, उसको करवाना चाहिए। किसी के हिस्ट्री है आईवी ड्रग अब्यूजेस की, अब वो छोड़ चुका है, रिफॉर्म हो चुका है, तो उसको भी करवाना चाहिए। किसी की अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की हिस्ट्री है, उनको करवाना चाहिए। किसी की मदर को, वो तो हमारा वैसे हमने बात कर लिया कि फैमिली मेंबर में किसी को तब सबको करवाना चाहिए, पर अगर मदर को है तो उसको तो जरूर करवाना चाहिए। अगर हमारे जो लिवर रिलेटेड हमें कोई और सिम्टम आ रहा है जी, जैसे कि हमें आपने पीलिए की बात की, भूख कम लग रही है, वेट लॉस हो रहा है, या डॉक्टर ने हमने ब्लड टेस्ट करवाया उसमें लिवर फंक्शन टेस्ट में कोई खराबी आ रही है, तो उसमें भी हमें हेपेटाइटिस बी और सी की जांच करवानी चाहिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि कब कब करवानी चाहिए, लाइक कि कितने टाइम ड्यूरेशन में, मतलब कई लोग तो कहते हैं कि साल में हमने पूरे ब्लड टेस्ट करवाए हैं, हमने लिवर टेस्ट भी करवाया है, हर 6 महीने में करवाना चाहिए या 3 महीने में? जब जिस आदमी की एज 50 ईयर्स से ज्यादा है जी, वो साल में एक बार करवा सकते हैं मैक्सिमम, मतलब दैट इज मोर देन सफिशिएंट। पर अगर कोई आदमी या औरत या कोई भी इंसान एक्टिव अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसको 3-3 महीने बाद भी करवा सकता है जी। पर अगर हम लिवर के टेस्ट करवा रहे हैं और वो नॉर्मल आए हैं और आपका लिवर ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब टेस्ट कराने के बाद भी अगर रिजल्ट में बिल्कुल वो नेगेटिव ही है तब भी है जी, तो कैसे ऐसे केसेस आते हैं जी? कितने परसेंट केसेस हैं ऐसे? मैं कहूंगा 20 से 30% केसेस हैं। माय गॉड। अभी मेरे पास एक पेशेंट एडमिट है जी, तो वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और वो हमारे पास खून की उल्टी उनको आ गई एक दिन अचानक से और वो एडमिट हुए। हमने उनको ट्रीट किया, जांच की, उनकी खून की उल्टी को रोक लिया हमने, उनके अंदर खून की नस फट गई थी। अच्छा। तो मैंने उनके जांच के बाद उनको जब मैं मिला, मैंने कहा जी आपका लिवर खराब हो गया है। कहते नहीं सर, मेरा लिवर बिल्कुल ठीक है, मैंने कल ही टेस्ट करवाया, आप ये देखिए रिपोर्ट। माय गॉड। मैंने उनको बताया कि मैं मान रहा हूं कि आपका लिवर का टेस्ट ठीक है, बट आपका लिवर खराब है, डैमेज हो गया है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लिवर की फंक्शनिंग को ठीक रखने के लिए लिवर के टेस्ट क्या चेक करते हैं? लिवर का फंक्शन। 20% ही लिवर चाहिए। बिल्कुल, वो 20% ही खराब हो गया है। नहीं, अब वो अगर 80% खराब हो गया है बाकी, तो 20% तो 20% ठीक भी है, वो काम उसकी वजह से टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, पर 80% तो डैमेज है।
उस 80% को डैमेज होने की वजह से उस मरीज को डिफरेंट लक्षण आते हैं और बड़ी जल्दी ही अगर वो नहीं संभलेगा तो लिवर के टेस्ट भी अगले 2-4 महीने में खराब होने वाले हैं। और कई डॉक्टर्स ये बताते ही नहीं है। तो सिर्फ टेस्ट करवा के अगर कोई शराब पी रहा है या कोई और ऐसा हाई रिस्क बिहेवियर है जो कारण है लिवर के खराब होने के और उसके टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं तो वो ये ना समझे कि उसको वो शराब पी सकता है और उसके लिवर ठीक है। मतलब टेस्ट सही आने के बावजूद भी टेस्ट होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका लिवर ठीक है। तो इसलिए हमें अब इन चीजों से ही बचना है जो हमारा लिवर खराब करती हैं। अर्ली स्टेज पे लिवर का डैमेज ढूंढने के लिए हमारे पास अलग तरह के टेस्ट हैं जो कि रूटीन में लोग नहीं करवाते हैं या नहीं, हम ये कहते भी नहीं कि हर कोई करवाए। फाइब्रोस्कैन एक नाम का टेस्ट रहता है जो अर्ली स्टेज ऑफ लिवर डैमेज को ढूंढ सकता है। ओके। तो वो उससे हम अर्ली स्टेज को ढूंढ सकते हैं। इवन अल्ट्रासाउंड, उसमें भी लिवर डैमेज का तब पता लगता है जब 30-40% से ज्यादा लिवर डैमेज हो जाता है। मतलब डायग्नोज करने के बाद नहीं, जैसे हमने डायग्नोज किया, डॉक्टर ने कहा कि फाइब्रोस्कैन कराना है जी, तब उस स्थिति में फाइब्रोस्कैन होगा एंड आप उसको अर्ली डिटेक्ट करके उसका अर्ली ट्रीटमेंट दे सकते हो जी। मतलब ये तो पेशेंट को तो पता ही कुछ नहीं है। पेशेंट को कुछ नहीं पता, मतलब ये चीजें हैं और पेशेंट को पता ही नहीं है। पेशेंट लिवर खराब हो रहा होता है, पेशेंट को पता नहीं होता है। तो इसीलिए लिवर के बारे में ये जानना बड़ा जरूरी है कि लिवर खराब होगा तो हमें पता लगेगा, लक्षण आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए हमें लिवर क्यों खराब होता है और उससे कैसे बचना है ये जानना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। ताकि हम अपने लिवर को खराब ही ना होने दें। मतलब उसके लिए हम अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज एंड मतलब सारी अपनी जो लाइफस्टाइल है वो उसको जो 4 मेन रीजंस हमने बात की कि हम अल्कोहल या किसी भी तरह के नशों का इस्तेमाल नहीं करें, हेपेटाइटिस ए, ई, बी, सी के कारणों के बारे में जानें जी। उसको हमें थोड़ा भी डाउट है तो उसको टेस्ट करवाएं और अगर है तो उसको ट्रीट करें। फैटी लिवर डिजीज जो कि हमारे आज के युग की बीमारी है, खाने पीने से, एक्सेसिव खाने पीने से, लैक ऑफ एक्सरसाइज से है जी। उससे बचें, अपना मोटापा जो है वेट को कंट्रोल में रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, जंक फूड से बचें और ओवर द काउंटर दवाइयाँ, बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयाँ, उनसे बचें। ये नहीं सोचें कि ये दवाई अगर होम्योपैथी है तो ये 100% सेफ है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये एलोपैथिक है, इससे ये एलोपैथी दवाई ही साइड इफेक्ट करती है। एलोपैथिक साइड इफेक्ट्स करती हैं, आयुर्वेदा भी करती है, होम्योपैथी भी करती है, देसी भी करती है। हर दवाई का साइड इफेक्ट हो सकता है। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को भी देना चाहूंगा। अभी कोरोना हुआ तो गिलो का बड़ा एक उसमें आया जी, बिल्कुल, कि गिलो पीने से हम कोरोना के अगेंस्ट इम्यूनिटी पैदा कर सकते हैं। तो अचानक पाया गया कि कोरोना के दौरान लिवर फेल होने की बड़े ज्यादा केसेस आ गए। अच्छा, ऐसा हुआ है जी। और जिनको कोरोना था भी नहीं या कुछ किसी को था पर ठीक हो चुका था, तो उसमें पाया गया कि ग्लो की वजह से लिवर फेल हो गया, एक्सेसिव यूज ऑफ ग्लो। मतलब डॉक्टर ने तो कहा था कि भाई इतनी मात्रा में लेना है, या ने भी नहीं कहा क्योंकि वो बड़ा समाज में फैल गया था। सोशल मीडिया इसका एक रीजन हो सकता है, माइट भी कि वो यूजफुल भी हो, पर कितनी मात्रा में लेना ये किसने बताया? वो ज्यादा एक्सेस में हो गया, देन वो डैमेज कर रहा है चीजों को आगे। और हर मरीज को अलग अलग शरीर, अलग अलग टॉलरेंस बिल्कुल है। अब एक दवाई किसी को साइड इफेक्ट करती है तो सबको थोड़ा करती है, उसको क्यों कर गई? एज का भी तो फर्क पड़ता है ना, एज का फर्क होता है। कोई 60 प्लस ले रहा है, कोई 40 प्लस ले रहा है। तो लोगों को मैंने देखा कि वो तो हर 2-2 घंटे में गिलो पी रहे हैं। बूस्ट होने की बजाय इम्यूनिटी वो उल्टा हो गया। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है कि एक गिलो जो कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है, लोगों ने घर में उगा ली थी जी, उसको लेने से लिवर डैमेज के केसेस रिपोर्ट किए गए। तो इस तरह हमें किसी भी चीज को ये नहीं समझना चाहिए कि ये चीज साइड इफेक्ट फ्री है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हर चीज को एक स्पेशलिस्ट की सलाह से ही लेना चाहिए। मतलब सलाह बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। डाइट का कितना, आपने जैसे बात करी है फैटी लिवर की, तो उस पर डाइट का कितना असर पड़ता है? डाइट तो बहुत ज्यादा फैटी लिवर पे मेन कारण ही डाइट है हमारा। जितना भी आज की डेट में हम एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं मीठे के रूप में, घी तेल ऑयल के रूप में या जंक फूड के रूप में, वो सारा फैट के रूप में हमारे अंदर डिपॉजिट होता है। वो एक्स्ट्रा फैट
हमारे शरीर के हर अंग में डिपॉजिट होता है, हमारे हार्ट में डिपॉजिट होता है, हार्ट की नाड़ियों में डिपॉजिट होता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स आते हैं, हमारे लिवर में डिपॉजिट होता है जिससे फैटी लिवर होता है, हमारी आंतड़ियों में, हमारी किडनीज में, हर जगह डिपॉजिट होता है। तो अगर हम अपनी डाइट को बैलेंस्ड रखें, जितनी हमें जरूरत है उतना ही रखें, एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं रहें, जंक फूड नहीं रहें, और जो एक्स्ट्रा लिया है उसको एक्सरसाइज करके कंज्यूम करें, अपने वेट को मेंटेन करें, तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। मतलब लोग ये बोलते हैं कि फैटी लीवर, मुझे फैटी लीवर हो गया, किसी से सुना तुझे ये सिम्टम्स हैं, तुम्हें ये सिम्टम्स हो, कहते हैं हाँ मुझे भी हैं तो तुम्हें फैटी लीवर है, लेकिन एक्चुअली पता ही कुछ नहीं है उनको। जी, अगेन फैटी लीवर का कोई सिम्टम नहीं है। बिल्कुल। फैटी लीवर एक अल्ट्रासाउंड का डायग्नोसिस है कि आपने अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि जी आपके लीवर में तो फैट ज्यादा है। कुछ भी पेशेंट को गैस है, तेजाब है, खट्टे डकार आ रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन है, पेट में दर्द है, वो फैटी लीवर की वजह से नहीं है। फैटी लीवर तो तभी तंग करेगा जब वो लिवर सिरोसिस की स्टेज पे पहुंच जाएगा। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद उसको समय लगेगा। पर फैटी लीवर को कंट्रोल अभी किया जा सकता है जब वो अभी लिवर खराब नहीं हुआ है। एक बार लिवर खराब हो गया फिर आप जितना मर्जी फैट कम कर लो, फिर क्या करोगे? फिर तो कोई फायदा ही नहीं। और उस वक्त मरीज की कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि मैं उसको कहूँ कि आप हर रोज 2 किलोमीटर दौड़ लगाओगे तो जी मुझे चला ही नहीं जाता, मैं दौड़ कैसे लगाऊं? तो इसलिए, और ये प्रॉब्लम सबसे अगेन हमने बात की बच्चों के बारे में कि आज की डेट की जो हमारी यंग जनरेशन है उसमें फैटी लिवर डिजीज, बच्चे इतने मोटे हो रहे हैं, उनको घर का खाना पसंद नहीं है, उनको जोमेटो स्विगी बाहर का खाना ही चाहिए। बिल्कुल। और पेरेंट्स भी इनकरेज करते हैं माओं को भी, बढ़िया कि खाना बनाना नहीं है, कि ठीक है जी बाहर से मंगा लो, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, गर्मी वैसी इतनी ज्यादा है, ठीक है, कौन किचन में जाए। तो हम अपने बच्चों को एक शराब से भी बुरा नशा दे रहे हैं। बिल्कुल, खाने का ही नशा है वो तो पूरा। कि शराब भी लिवर को खराब कर रही है, आपका फैट जो बाहर का खाना है वो भी लिवर को खराब कर रहा है। तो एक तरह से आप बच्चों को एक गलत चीज दिला रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो कि उनकी डैमेज। और दूसरा कारण क्या हो गया कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई। बिल्कुल है, आज की डेट में बच्चे फिजिकली खेल के तो राजी नहीं है। हम जब छोटे थे तो माओं को घर में गुस्सा लाने के लिए बच्चों को मुशक्कत करनी पड़ती थी, एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। कि गली में निकल जाना है, ढूंढना पड़ेगा कि बच्चा है कहाँ पे, किसके घर में है, कौन सी गली में खेल रहा है, कौन से ग्राउंड में खेल रहा है ही नहीं एक्टिविटी। अब बच्चों को धक्का मारते कि घर से थोड़ी देर तो बाहर चला जा, थोड़ा बाहर जाके खेलो, बाहर जाके करो, किसी ग्राउंड में जाओ, उनको कोचिंग क्लासेस में डालते हैं, उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में डालते हैं, उसमें भी बड़ी मुश्किल से 15-20 मिनट आधा घंटा करके, और अपना फिर आके फिर मैं बहुत थक गया, मतलब खाना खाया पिया और बैठ गए, बस वही रीजंस बनी जा रहे हैं। और उससे फिजिकल एक्टिविटी जीरो, और डाइट कई गुना ज्यादा, जंक, उससे मोटापा बढ़ रहा है, और अर्ली स्टेज में लिवर डैमेज के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब अगर हम अपनी डाइट को, हम डेली एक्सरसाइज करें तो ये चीजें आएंगी? बिल्कुल नहीं आएंगी। एक चीज और है कि जो वैक्सीनेशन होता है बच्चों का, उसमें जैसे आपने बताया अभी कि हेपेटाइटिस के भी लगते हैं इंजेक्शंस, तो वो कितना मतलब एक बच्चे की बॉडी में कितना असर डालते हैं? मैडम उनकी वैक्सीन बहुत अच्छे हैं, मोर देन 98 to 99% इनकी एफिकेसी है रोग से बचाने की। जी, मतलब अगर वो वैक्सीनेशन सही टाइम पे बच्चे को लगा है तो लिवर डैमेज होने के मतलब चांसेस कम हो जाते हैं, ड्यू टू हेपेटाइटिस बी ओनली। अब वो कल को शराब पिएगा तो फिर तो लिवर तो डैमेज होगा। मतलब ये ना लगे ना लोगों की हाँ हमने तो अपने बच्चे को बचपन में वैक्सीनेशन लगवाया है सिर्फ हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट। लिवर के खराब होने के हमने बहुत सारे कारण डिस्कस किए, तो बाकी कारणों से तो हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है। तो हमने एक कारण को कम खत्म किया। बिल्कुल। हमारे दर्शकों को ये समझने की जरूरत है कि अगर आपने अपने बच्चे को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन करवाया है तो ये मत समझिए कि बड़े होके अगर वो अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है तो उसको लिवर डैमेज नहीं होगा। बिल्कुल हो सकता है, और हेपेटाइटिस भी हो सकता है, तो इसे समझने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, हाँ, हमने काफ़ी सारे इसके कंडीशंस और क्या कहते हैं कि इसके टाइप्स के भी बारे में हमने बात कर ली है, ट्रीटमेंट की भी हमने बात कर ली है। तो अभी एक कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे हेपेटाइटिस को लेकर? मैं यही दर्शकों को कहना चाहूँगा कि लिवर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। वी शुड लव अवर लिवर एंड वी शुड केयर फॉर आवर लिवर, क्योंकि ये आपकी बहुत केयर कर रहा है।
लीवर एक ऐसा अंग है जिसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई मशीन नहीं है जो उसको रिप्लेस कर सके। किडनी खराब हो जाए डायलिसिस है, हार्ट खराब हो जाए हार्ट लंग मशीन्स है जिसके लिए टेम्परेरी आपका काम चला सकती है। लिवर खराब हो जाए कोई मशीन नहीं है जो आपका टेम्परेरी काम चला सके। तो वी शुड केयर फॉर आवर लिवर, एंड हमारा लिवर खराब ना हो उसके लिए जो भी हमें प्रयास करने हैं, जो हमने अभी बातें की उनकी हमें पालना करनी चाहिए। हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। लीवर हमारा एक नॉन कंप्लेनिंग ऑर्गन है, वो बार बार चिक 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 नहीं करता, कंप्लेंट्स नहीं करता आपको कि मैं खराब हो रहा हूं, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। वो जो आप उसको अब्यूज करते हो अगर किसी भी तरीके से, वो उसको झेलता रहता है। तो जिस दिन उसकी बस हो जाती है फिर वो हाथ खड़े करता है। तो हम वो स्टेज ना आने दें, अपने लिवर को बचा के रखें ताकि हम लिवर के खराब होने से बच सकें, क्योंकि एक बार अगर लिवर खराब हो गया तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे उसके लिए भी लिवर ट्रांसप्लांट जैसी सुविधा आज की डेट में अवेलेबल है, पर हम वो स्टेज आने ही ना दें तो ही बेहतर है। डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थी मेरे साथ डॉक्टर अमित सिंघल, जिन्होंने हेपेटाइटिस को लेके और लीवर से जुड़ी और भी सारी बीमारियों के बारे में बताया। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मैक्सिमम शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि लीवर और हेपेटाइटिस एक्चुअल में सारी मतलब चीज़ें हैं क्या, और लीवर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप समय से उसका इलाज करवा पाएँ। इस तरह के और वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें और तंदुरुस्ताए नमा पर जुड़े रहें। नमस्कार।